नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के आपके सामने हैं हम लोग। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट का, क्योंकि यहाँ से मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग होती है। तो आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने जाएं, या फिर मैं ये कहूँ कि जब आप इकोनॉमिक्स की किसी ब्रांच की स्टडी करने जा रहे हो, लाइक दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर बहुत छोटे कॉन्सेप्ट के साथ में, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें जो है समझने में आसानी रहेगी। तो आज का जो हमारा जो बेसिक टॉपिक है, ये बेसिक एक तरीके से कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और उसके जो कुछ बेसिक्स हैं जिनको जानना आपको ज़रूरी है, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और इसमें बहुत कम जानकारी आपको देंगे, लेकिन काफ़ी अच्छी फ्रूटफुल नॉलेज आपके लिए होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैं बात करूं तो उससे पहले मुझे एक चीज मेरे माइंड में आती है कि व्हाट अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। आखिरकार बेसिक्स की बात तो करेंगे, बट ये क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट आ गया भाई। मैक्रो के बारे में जब भी आप यहां पे बात करेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे इट स्टडी रिगार्डिंग It studied regarding the economic problems at whole economy level। मैंने बहुत सिंपल से शब्दों में आपको बताया है कि जब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इट स्टडीड अबाउट द ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट अ होल लेवल, एट अ होल इकोनॉमी लेवल। यानी जब पूरी अर्थव्यवस्था के लेवल पर जाकर के आप अगर किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं या उसके बारे में स्टडी करते हैं, तब आप कहेंगे कि सर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है अब स्टडी कर रहे हैं या उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैं ये कहूँ, अगर बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो मान लीजिए कि अगर आप किसी फॉरेस्ट के अंदर हैं, जंगल के अंदर हैं, वहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं बहुत सारे। अगर आपको किसी स्पेशल प्लांट्स की स्टडी करनी है, बहुत स्पेशल, तब मैं कहूँगा कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने वाले हो। अगर मैं कहूँगा कि आपको पूरे जंगल के बारे में जानकारी चाहिए, आप होल स्टडी करना चाहते हैं, पूरा जंगल चाहिए, आपको पूरे फॉरेस्ट के बारे में नॉलेज चाहिए, तो तब आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी या मैक्रो के हिसाब से स्टडी करनी पड़ेगी। मैं कहूँगा वो कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो ये था मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जनरल मेरा एक तरीके से यहाँ पर स्टार्टिंग में। अब हम बात करेंगे कि किसी भी इकोनॉमी की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़े लेवल पर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहाँ से आएगा। सॉल्यूशन तभी आएगा जब आप इसके अंदर स्टडी करोगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे एग्रीगेट्स जो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर मोस्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं हमारे इस टॉपिक को और स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है अभी ये थोड़ा सा चेंज होगा, और यहाँ पर हम बात करेंगे एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ये स्टार्टिंग में वही है, बेसिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर टॉपिक चेंज है। एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ये किस में है भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है। तो जब आप इसके अंदर बात करेंगे तो मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बता देता हूं, बहुत कम शब्दों में हम किस किस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में, ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसके बाद नंबर 4 पर बात करेंगे एग्रीगेट कंजम्पशन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे होल जीडीपी, और इसके बाद नंबर 6 पर हम बात करेंगे जनरल प्राइस लेवल। मतलब ये बहुत सारे ऐसे एग्रीगेट्स हैं जिनके बारे में आप स्टडी करेंगे किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब मैंने आपको इससे पहले कहा था कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं, तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती हैं। आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है बैंक के रिगार्डिंग हो सकती है किसी इकोनॉमी की, बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, नेशनल इनकम के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, जीडीपी के रिगार्डिंग, डोमेस्टिक इनकम के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है,
और एक्सचेंज रेट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट बजट के रिगार्डिंग हो सकती है, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग हो सकती है। ऐसे कितने ही सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत होल लेवल पर यानी कि जिनकी स्टडी किया जाना जो है बहुत ज़रूरी है, या ऐसी ये कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करता है। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर कहीं से मिलता है तो वो मिलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि ये जो मैंने आपको एग्रीगेट्स दिखाए हैं, एग्रीगेट किसके, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। तो एग्रीगेट यानी कि जैसे एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है, एग्रीगेट कंजम्पशन है, होल जीडीपी है, जनरल प्राइस लेवल है। तो इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये चीज़ें क्या हैं। आप एक बात बताइए, ये एग्रीगेट डिमांड है, आपकी कंट्री के अंदर कितने पर्सन है, टोटल पॉपुलेशन क्या है। वो टोटल पॉपुलेशन जो भी है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी डिमांड करेगी, अब पीपल्स का डिमांड किस कंडीशन में आएगा, यानी हम लोग खर्चा करेंगे, हम लोग डिमांड करेंगे तो एक्सपेंड करना पड़ेगा ना, पैसा देना पड़ेगा। तो जो हमारा, या फिर भाई मेरा खर्चा दो तरीके से हो सकता है, या तो मैं कंजम्पशन करूं और अगर कंजम्पशन करूंगा तो मुझे खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, या फिर मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं, यानी आई इन्वेस्ट करूंगा तो भी मेरा खर्चा होगा ना। तो दो तरीके से मैं अपना यहां पर डिमांड कर सकता हूं। तो ये C+I लिख सकता हूं मैं इसको। अगर ये C+I एग्रीगेट डिमांड है और ये क्लोज्ड इकोनॉमी में अगर मैं कहूं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि जेएम कीन्स इसको ऐसे ही कहते हैं। अगर इसमें मैं ये भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी जोड़ दूं तो भी ये क्लोज्ड इकोनॉमी का ही पार्ट रहेगा, जब तक कि मैं इसमें x - m को ना जोड़ूं या इसको ना ऐड करूं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ C और I की बात कर रहा हूँ कि जो एग्रीगेट डिमांड है इसके अंदर आप यहाँ पर C और I को ही काउंट करेंगे, क्योंकि जॉन मेनार्ड कीस जो है यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को लेते हैं, यानी वो गवर्नमेंट के पार्ट को यहाँ पर नहीं ऐड कर रहे हैं। तो जनरली आपके एग्रीगेट डिमांड की जो बात की गई है वो इन अकाउंटिंग ईयर जो भी आपका जो एक्सपेंड होता है टोटल एक्सपेंडिचर गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, वो आपका एग्रीगेट डिमांड होगा। अब आप एक बात बताइए मेरे को, अगर एग्रीगेट डिमांड किसी इकोनॉमी का अप हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप बताइए जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि आप खर्चा कर रहे हैं, आपके पास पैसा है तभी तो खर्चा कर रहे हैं। तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी कंडीशन की या अच्छी सिचुएशन की बात होती है, अगर वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। तो ये तो एग्रीगेट डिमांड की बात हुई। एग्रीगेट सप्लाई अगर ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कौन करेगा भाई? सप्लाई तो प्रोड्यूसर करेगा। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, अप है, तो ये भी जीडीपी ग्रोथ, ये भी फायदेमंद है, ये भी बहुत सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर थर्ड नंबर पर चलते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करें। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सारे लोग मिलकर के अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी किसी इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया कंडीशन है भाई, बहुत फ्रूटफुल है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या करेगा कि कैपिटल फॉर्मेशन को जनरेट करेगा। कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस जो होती है वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल जो आपका स्टॉक है वो बढ़ेगा, और किसी भी कंट्री के अंदर अगर कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स ये प्रॉस्पेरिटी की कंडीशन को शो करेगा। तो ये भी प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि की कंडीशन को शो करेगा। वहीं पर एग्रीगेट कंजम्पशन को मैं देखूं, अगर आप लोग जो है वो आपका जो टोटल पूरे देशवासियों का अगर मैं कंजम्पशन मिलाऊं और एग्रीगेट कंजम्पशन का डेटा अगर मैं कहीं से कलेक्ट करता हूं या मुझे मिलता है स्टडी के बाद, तो मान लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा है, या फिर उसमें जो ट्रेंड्स दिख रहा है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड्स दिख रहा है कंजम्पशन के डेटा में, एग्रीगेट कंजम्पशन में, तो इसका क्या मानना है कि आप लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो अप हो रहा है, जो लेवल ऑफ लाइफ है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी किसी कंट्री की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है। तो ये आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज या दिखाने वाला होता है, बढ़ाने वाला होता है। जनरल प्राइस लेवल की मैं बात करूं, जीपीएल भाई आपकी पर्सनल लाइफ को कॉस्ट का ट्रेंड क्या है, लागतें कैसी हैं उस कंडीशन में, इन्फ्लेशन का दौर कैसा चल रहा है, आप कहाँ ट्रेंड्स कर रहे हैं, आपकी परचेजिंग पावर पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ये सब बातें जनरल प्राइस लेवल के थ्रू की जा सकती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इस तरीके से ये जो स्टडी है ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग करेंगे। तो मैंने काफ़ी कम शब्दों में इनमें आपको बताया है। ये जीडीपी अगर है, या जीडीपी ना कह करके मैं इसको यहाँ पर अगर ये वर्ड लिखता तो ज़्यादा बेहतर होता, जैसे डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम अगर मैं लिखूँ इसको, तो डोमेस्टिक इनकम अगर किसी कंट्री की ज़्यादा है या इंक्रीजिंग ट्रेंड्स दिखा रही है तो वो भी इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये कुछ ऐसे एग्रीगेट्स थे जो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर यानी कि आर्थिक प्रणाली में होने चाहिए या होते हैं, और जिनकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो ये तो थे हमारे एग्रीगेट्स और कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो मैंने साइड में आपको बताई थी स्टार्टिंग में। इनका सॉल्यूशन कौन देगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स देगा।
अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि इट इज स्टडीड अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट होल इकोनॉमी लेवल, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हमें पहले चैप्टर में बेसिक से स्टार्ट करना है, छोटे छोटे पार्ट्स बना करके। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रोडक्शन होगा, आउटपुट होगा, किसका होगा, गुड्स और सर्विसेज का होगा, तभी तो इनकम होगी, तभी तो कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी, तभी तो ये एक्टिविटीज़ होंगी बाकी की। तो आप एक बात बताइए कि आपको सबसे पहले अगर समझना है तो प्रोडक्शन को समझना है और कंजम्पशन को समझना है, और इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए प्रोडक्शन और कंजम्पशन, किस गुड्स का प्रोडक्शन करना है, किस सर्विस का करना है, और किस गुड्स का कंजम्पशन और प्रोडक्शन करना है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आना जरूरी है। तो इसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट के बाद में आपको बताएंगे आज सिर्फ इस वीडियो के अंदर कि गुड्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, या एक इकोनॉमी के अंदर किस टाइप की गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो उन जनरल वेज में हम गुड्स के टाइप्स को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पे क्लासिफिकेशन के अंदर आपको गुड्स जो है वो देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मैं रफ कर देता हूँ फटाफट, और केवल आज हम सिंगल टाइप जो हमारा जो रहने वाला है उसके बारे में हम गुड्स का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और ये वीडियो यहीं पर शट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट अगले वाले वीडियो के अंदर आपको समझाएंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये बहुत बेसिक से पॉइंट इसमें आपको मैं बता रहा हूँ जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अभी, ठीक है ना, गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो किस किस टाइप की गुड्स जो है उनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर गुड्स का क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा है 2 वे क्लासिफिकेशन, 2 वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। 2 तरीके से भाई इसका क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझिए। सबसे पहले एक तो हो गया आपका फाइनल गुड्स। कौन सा हो गया बच्चों? फाइनल गुड्स। इनको अंतिम वस्तुएं भी बोला जाता है। यहां घबराएंगे नहीं आप। एक होता है इसी के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, ये इनको बोला जाता है मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। ये तो पहला वे हो गया क्लासिफिकेशन का। एक और क्लासिफिकेशन का वे होता है, इसके अंदर भी 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है इनको। तो इनको मैं आपको डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूं, तो उम्मीद करते हैं आपको ये थोड़ा ठीक लगेगा। एक होती है आपकी कंज्यूमर गुड, और एक जो इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन में देखने को मिलेगी वो होती है आपकी कैपिटल गुड्स। यानी ये आपकी जो है उपभोक्ता वस्तुएं हो गई, और ये हो गई आपकी पूंजीगत वस्तुएं, हिंदी वाले बच्चों के लिए। अब देखिए आप, ये हमने गुड्स का क्लासिफिकेशन आपको यहां पर कर दिया है। अब इसी पे पूरा चैप्टर जो है आगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे। अब लेकिन इससे पहले हमको डीप स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, और आज का जो हमारा ये वीडियो है इसके अंदर केवल हम इस वाले पार्ट्स की स्टडी करेंगे, उस वाले पार्ट को अगले वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फाइनल गुड्स की, और यहीं पे डिस्कस करते हैं। भाई देखिए, अगर साइंटिफिक आपको डेफिनेशन चाहिए, किताबों में जो डेफिनेशन दी गई हैं बुक्स के अंदर, तो वो आपको मिलेंगी कि गुड्स विच यानी फाइनल गुड्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो दे हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इस तरीके की डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेंगी। यानी जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया है, अब जिनकी प्राइस के या जिनकी वैल्यूज़ में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया जा सकता है, इस तरीके की चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। लेकिन हम आपको अलग तरीके से समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले छोटा सा डेफिनेशन जैसा मैंने अभी बताया था वही लिख देते हैं। सो गुड्स दे हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की सीमा रेखा को जिन्होंने पार कर लिया है वो वस्तुएं कौन सी हो गई भाई? फाइनल गुड्स हो गई। कैसे समझे भाई? कैसे बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई ये गुड्स? अब क्या नहीं हो सकता है इसके अंदर?
या फिर दूसरी कंडीशन मैं इनके लिए अगर कोई वर्ड में ऐड करना चाहूं तो मैं ये कर सकता हूं कि गुड्स आर रेडी फॉर द फाइनल यूजर्स। ऐसी कौन सी गुड्स हैं? तो गुड्स दे आर रेडी टू यूज फॉर फाइनल कंज्यूमर। यानी ये इस कंडीशन में होती हैं अंतिम वस्तुएं कि अब जो कंज्यूमर होता है, जो उपभोक्ता होता है, वो इनको उपयोग करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है, रेडी कंडीशन में। अब एग्जाम्पल समझते हैं, उससे समझ में आएगा। यहां तक तो चलो ठीक है। तो इसमें भी दो तरीके से आप एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि जब भी आप गुड्स को कंज्यूम करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कंडीशन है। अगर मान लीजिए, इसी को मैं थोड़ा ऊपर लेके चल रहा हूं, कोई परिवार है और अगर कोई परिवार अपने उपभोग पर खर्च कर रहा है, यानी कंजम्पशन पर, एक फैमिली है और फैमिली अपने कंजम्पशन पर एक्सपेंड कर रही है, यानी खर्चा कर रही है, तो इस तरीके का जो खर्चा होगा जिन गुड्स के अंदर, वो फाइनल गुड्स कहलाएंगी। क्या क्या? मान लीजिए इसको ब्रेड चाहिए, ठीक है, मक्खन चाहिए, परिवार जो वाले जो है वो दही, कर्ड, इस तरीके का कोई भी कंजम्पशन गुड्स। मान लीजिए ये लोग जो है नमकीन यूज कर रहे हैं। तो अब आप एक बात बताइए, ये जो भी गुड्स मैंने कंजम्पशन गुड्स यहाँ पे बताई हैं, ये रेडी हैं, इनको ये यूज कर सकते हैं, और क्योंकि परिवार इनको अपने सेल्फ कंजम्पशन में यूज कर रहा है, यानी फर्दर कोई यूज इनका है नहीं, यानी इनकी जो वैल्यूज है वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब इनमें कुछ चेंजेस नहीं आ सकते इनकी वैल्यूज के अंदर, इनकी प्राइस के अंदर। तो इस कंडीशन में ये तो भाई इनको क्या बोलेंगे हम? तो इनके लिए एक वर्ड दिया जाता है। तो ये आपका यहां पर हो गया कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। क्या हो गया? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हो गया। किसके ऊपर हो गया? फाइनल गुड्स के ऊपर। एक मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 में इनकी बारे में आपको दे रहा हूं। मान लीजिए फार्मर है, किसान है। तो किसान क्या करेगा कि खेती करने के लिए हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और मशीनरी का यूज करता है, जो लगभग उसकी एक तरीके से स्थायी संपत्ति के तौर पर, स्थायी कैपिटल या स्थायी जो फिक्स्ड एसेट्स होती है उसके तौर पर उन मशीनरी को यूज करता है। लेकिन एक फार्मर के लिए वो फाइनल गुड्स हैं, बट कंजम्पशन पर्पज से नहीं है, प्रोडक्टिव पर्पज से हैं। तो यहां पर जो फार्मर जो अपना एक्सपेंड करेगा वो इन्वेस्टमेंट होगा उसका, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फार्मर। तो ये भी किस में आएगा? ये भी फाइनल गुड्स के लिए होगा, ये भी फाइनल गुड्स के लिए होगा। तो आखिरकार कंडीशन फाइनल गुड्स की क्या हो रही है यहां पर, कि कोई भी गुड्स फाइनल गुड्स कब होगी? जब वो रेडी होगी उसके यूज के लिए, तब वो फाइनल गुड्स मानी जाएगी। अब जब हम आपको इंटरमीडिएट गुड्स बताएंगे तब आपको बहुत सारा डाउट होने लगेगा, तो उस डाउट को सॉल्यूशन करना, उस डाउट का सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। हम करेंगे आपके लिए, आप तैयार रहें। तो ये बातें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे फाइनल गुड्स के बारे में। और फाइनल गुड्स के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो दोनों चीज़ों के, या फाइनल आपका एक्सपेंडिचर होता है उसके अंदर दोनों तरीके का एक्सपेंडिचर रहेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तब जाके आप कहेंगे कि आपका फाइनल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो फाइनल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ऐसे करके कोई सेंटेंस आप या कोई इक्वेशन लिख सकते हैं, वो सही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं भाई। इसको थोड़ा मैं रफ कर रहा हूँ, ये अपने इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है। छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी स्लो पढ़ना चाहिए और समझ समझ के हमें काम करना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये वाला इंटरमीडिएट गुड्स का। सो डेफिनेशन देखिए सबसे पहले, दे डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को अभी तक पार नहीं किया है, यानी कि इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। कैसे चेंजेस किए जा सकते हैं? मान लीजिए, देखिए आप कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए कि ये शर्ट है, शर्ट पहनते हैं ना आप लोग, शर्ट पहनते हैं, ठीक है ना, मैंने भी शर्ट पहना हुआ है ये। तो मान लीजिए कि मैं एक थोक विक्रेता हूँ। कैसा विक्रेता हूँ भाई? मेरी दुकान है खुद की और मैं थोक विक्रेता हूँ, होलसेल। मैंने फैक्ट्री से शर्ट ऑर्डर किए 100। बताइए वो शर्ट मेरे लिए फाइनल गुड्स होंगी क्या?
मैं कहूँगा नहीं होंगी, क्योंकि मैं उनको वियर ही नहीं करूँगा, पहनूंगा ही नहीं। मेरी तो खुद की दुकान है, मैं तो खुद होलसेलर हूँ, मैं तो खुद थोक विक्रेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इन शर्ट को वापस रीसेल करूँगा। तो रीसेल करने के बाद जब कंज्यूमर के पास जाएंगी तब ये फाइनल गुड्स कहलाएंगी। मेरे लिए ये फाइनल गुड्स नहीं है, यानी मैं इनकी प्राइस में अभी चेंज कर सकता हूँ। देखो कैसे चेंज करूँगा। मैंने ये जो 100 शर्ट लिए हैं, वो एक शर्ट का प्राइस 1 रुपये है। मान लो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान रखना। एक शर्ट का प्राइस 1 रुपये, तो मैंने यहाँ पर फैक्ट्री को कितने रुपए पे किया? 100 रुपये। प्राइस क्या है एक शर्ट का? सिंगल रुपी है, 1 रुपये है। एग्जाम्पल है तो कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं जब इनको बेचूंगा तो मैं एक शर्ट के 2 रुपये के हिसाब से बेचूंगा, तो मेरे को जो टोटल इनकम होगा वो कितना होगा? 200 रुपये। होगा या नहीं होगा आप बताओ, क्योंकि मैं तो 2 रुपये के हिसाब से बेचूंगा। अब आप बताइए, मैंने इनकी प्राइस के अंदर कितनी वैल्यू कर दी? इंक्रीज। हर शर्ट में 1 रुपया जोड़ दिया मैंने, उसकी वैल्यू 1 रुपये बढ़ा दी। मैंने बढ़ाई है, मैं बेच रहा हूँ, फैक्ट्री से नहीं बढ़ी है। तो अब इसका मतलब क्या इस शर्ट की प्राइस 200 + 100 300 मानी जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस शर्ट की प्राइस अब 200 रुपये ही होगी, यानी कि अब एक शर्ट की कीमत 2 रुपये होगी। और नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम के अंदर जब कभी इनकी वैल्यूज़ को ऐड किया जाएगा तो 200 रुपये के हिसाब से ऐड किया जाएगा, ना कि 100 के हिसाब से, ना 300 के हिसाब से। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है बच्चों। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं, ये इन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को अभी क्रॉस नहीं किया हुआ होता है। इनकी प्राइसेस को चेंज किया जा सकता है, यानी इनकी वैल्यूज़ बढ़ाई जा सकती हैं अभी, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट गुड्स है या नहीं है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये एंड यूज पर डिपेंड करेगा। ये ध्यान रखेंगे बच्चों, ये वर्ड बहुत खतरनाक है। ये जो है एंड यूज पर डिपेंड करेगा। अब ये एंड यूज क्या है भाई? ये बड़ी समस्या आ जाती है। एग्जाम में सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। आई थिंक कि मैं इसको मिटाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जिससे आपको ये नोट करने में आसानी रहे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द एंड यूज। ये ध्यान रखेंगे आप, एंड यूज। इकोनॉमिक्स के बच्चों को इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड यूज का मतलब है कि आखिरकार उस गुड्स को कौन कंज्यूम कर रहा है, या कौन उसका उपयोग कर रहा है। प्रोड्यूसर कर रहा है या कोई कंज्यूमर कर रहा है, किस पर्पज के साथ कर रहा है। तो क्या वो गुड्स उस कंडीशन में फाइनल कहलाएगी या इंटरमीडिएट कहलाएगी? तो देखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ रवि, क्या नाम है मेरा? रवि। मेरे पास कौन सी गाड़ी है? एलीट i20। अब आप एक बात बताइए, मैंने हुंडई की गाड़ी परचेज की, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, आई एम द यूज़र, आई एम द ओनर। तो मेरे लिए वो गुड्स कैसी है? फाइनल गुड्स है। ध्यान रखेंगे, कैसी गुड्स है? फाइनल गुड्स है भाई मेरे लिए। मैंने खरीद लिया, उसकी वैल्यू दे दिया है 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, जो भी है मेरे लिए है वो, मैंने उसका यूज़ किया है। एंड यूज, अब ये मेरे से बाहर वो गाड़ी जाएगी नहीं कहीं, तो आई एम द फाइनल यूज़र। तो गुड्स कैसी हो गई? वही i20 कैसी हो गई? फाइनल गुड्स हो गई। अब मान लीजिए इसी एलीट i20 को एक टैक्सी ड्राइवर लेता है, एक टैक्सी ड्राइवर परचेज कर लेता है। अगर कोई टैक्सी ड्राइवर है, वो i20 खरीदता है और उसको चलाता है, तो उसके लिए, वो टैक्सी ड्राइवर के लिए वो जो i20 है वो क्या फाइनल गुड्स होगी या इंटरमीडिएट होगी? तो एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि वो उसके लिए भी फाइनल गुड्स होगी, क्योंकि उसी से उसकी अर्निंग चल रही है और वही चला रहा है उसको, किसी और के पास नहीं जा रही हो। तो उस कंडीशन में भी उसके लिए वो एलीट i20 कैसी हो जाएगी? फाइनल गुड। ध्यान से देखेंगे आप, तो यहां पर भी ये फाइनल गुड्स इसके लिए हो चुकी है। तो आई थिंक कि जब आप कोई चीज समझने जाएं या कोई एग्जाम्पल लें, तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, तो दोनों केसेस में ये गाड़ी जो है अभी तक ये फाइनल ही है, यानी ये जो कार है ये इस तरीके से अभी तक फाइनल है। लेकिन अब एक बात बताइए, अब मैं इसी कार का एक एग्जाम्पल आपको चेंज कर रहा हूँ। इस कंडीशन में मैं वापस से रवि हूँ और मेरा खुद का हुंडई का शोरूम है, मेरा खुद का हुंडई का शोरूम है जयपुर में, ठीक है। आई एम द ओनर ऑफ द शोरूम हुंडई नाउ। मैंने फैक्ट्री से 10 कार अपने शोरूम में लेकर के आया हूँ, वही 10 i20 एलीट कार। अब ये गाड़ियाँ जो होंगी मेरे लिए क्या होंगी? इंटरमीडिएट गुड्स होंगी। वाई? बिकॉज आई एम द सेलर। ये गाड़ियाँ मेरे पास रहने वाली ही नहीं है, मैं तो इनको बेचूंगा, कस्टमर आएंगे, खरीदेंगे, लेके चले जाएंगे। तो मेरे लिए फैक्ट्री से जो मैं 10 कार लेके आया हूँ मेरे शोरूम के अंदर, नाउ आई एम द ओनर ऑफ द शोरूम। तो इस सिचुएशन में ये जो गाड़ियाँ हैं
ये इंटरमीडिएट हैं, और मैं जब इनको बेचूंगा तो हो सकता है मैं इनकी प्राइस में थोड़ा सा चेंज कर दूं। मैंने फैक्ट्री से मान लो 10 लाख की खरीदी है, मैं 10,05,000 में बेचूं, मैं 10,20,000 में बेचूं, मैं कितनी प्राइस ऐड करूंगा लास्ट कस्टमर को देने तक, ये मेरे पास राइट है। तो फाइनल प्राइस आना अभी बाकी है जब कस्टमर इसको परचेज करेगा। तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगी किसके लिए, रवि के लिए। तो यूज़ कौन कर रहा है, एंड यूज़ कहाँ पर हो रहा है, उसका एंड कहाँ पे हो रहा है, यानी उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं है, एंड कहाँ पर हो रहा है। तो एंड यूज़ का बहुत वैल्यू है बच्चों, बहुत वैल्यू है। कई बच्चे मान लो इस एग्जाम्पल के साथ अगर संतुष्ट नहीं है, या वो ये कहते हैं सर ठीक है आपने एग्जाम्पल दिया बट हमें एक और एग्जाम्पल दीजिए, तब जाके हम मानेंगे सर कि हमको समझ में आया है। चलिए एक और एग्जाम्पल दे देते हैं आपके लिए। इस बार थोड़ा और सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ आपके लिए कि कौन सी गुड्स इंटरमीडिएट होगी और फाइनल होगी। मान लीजिए ये क्या है, शुगर, यानी कि ये चीनी है। कई बच्चे दूध में ज़्यादा चीनी पीते हैं, मीठा चाहिए मम्मी मेरे को तो मीठा दूध पीना है, चीनी ज़्यादा डालो, चाय में चीनी ज़्यादा डालो, ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये शुगर है, चीनी है। अब मान लीजिए कि कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री है या कोई फर्म है और ये बिस्किट बनाती है। ये बिस्किट बनाती है, तो बिस्किट बनाने के लिए मान लीजिए कि अगर ये शुगर का यूज़ कर रही है, अगर ये शुगर यूज़ करती है बिस्किट बनाने के लिए, तो उस फैक्ट्री के लिए या इस फर्म के लिए ये जो शुगर है ये क्या है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, मध्यवर्ती वस्तु है चीनी उसके लिए। फर्म के लिए क्योंकि वो तो बिस्किट फाइनल गुड्स के तौर पे तैयार कर रही है, चीनी थोड़ी ना तैयार कर रही है, तो चीनी वहाँ पर यानी शुगर वहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगी फर्म के लिए। और अगर साइड में आपका घर है और आप दुकान से यही शुगर लेके आए हैं और आपने लाते ही टी बना दी है भाई चाय, और चाय के अंदर इस चीनी को डाल दिया है, तो आपके लिए यही वाली जो शुगर है ये क्या होगी, फाइनल गुड्स हो गई, क्योंकि आपने उसका एंड यूज़ कर लिया है, आप उसके एंड यूज़र हैं। आपके बाद अब उस चीनी का कोई वैल्यू नहीं है, आपने चाय में डाल दी, चीनी का यूज़ हो गया, चाय मीठी हो चुकी है, आप बढ़िया टेस्ट के साथ पी रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि किस गुड्स का यूज़ किस कंडीशन में जाकर के हो रहा है, एंड यूज़र कौन है उसका, कहाँ पे एंड हो रहा है, कौन उसको यूज़ कर रहा है। तो एंड यूज डिसाइड करेगा कि गुड्स इंटरमीडिएट है या फाइनल गुड्स है। दैट्स ऑल। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। कल मिलेंगे आपको सेकंड टाइप से, यानी कि आपको बताएंगे कि कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं और कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, और दोनों गुड्स के बारे में जानने के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल आरकेप पर। और उम्मीद करते हैं कल का जो टॉपिक होने वाला है कैपिटल गुड्स का और कंज्यूमर गुड्स का, ये इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।